कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बैठिए बैठिए। सात सौ 702 में रैंक आ रहा है 1400। 719 भी आ रहे हैं किसी के। 18 भी आ रहे हैं। 21 का पता लगा क्या किसी का? नहीं। अगले साल आएंगे। देखो भाई, लास्ट लेक्चर में हमने नया टॉपिक स्टार्ट करा था जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। आइसोमर होने के लिए ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम, फिर भी कंपाउंड कैसे हो, अलग, उसे हम बोलते हैं आइसोमर्स। अब क्या अलग है, तो हमने देखा कि एक लिक्विड हाथ से रिएक्शन करता है, दूसरा लिक्विड हाथ से रिएक्शन नहीं करता। इस तरह की प्रॉपर्टी का नाम होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। और बीपीएमपी अलग होते हैं, तो उस प्रॉपर्टी का नाम फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हमने डिस्कस करा कि जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, तो साहब उसे हम बोलेंगे आइसोमर्स, और ये फिनोमेनन कहलाएगा आइसोमर्स। अब साहब इसको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड करा, एक स्ट्रक्चरल और दूसरा स्टीरियो। दोनों के लिए इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम, मगर यहां पर आईयूपीएसी नाम क्या होगा, अलग। अगर आईयूपीएसी नाम अलग हो गया तो कौन सा आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर। मगर ध्यान रखना, आईयूपीएसी नाम से पहले आपको चेक करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे ब्यूटेन में कितनी करीना है, क्या कोई पाई बॉन्ड है क्या? तो हाइड्रोजन कितने होंगे? अच्छा, ब्यूटीन में हाइड्रोजन, अब देखो कैलकुलेट नहीं करना, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा। ब्यूटेन में, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, पेंटेन में, हाँ, पेंटेन में, साइक्लोपेंटेन में, हाँ, पेंटीन में, पेंटाइन में। अच्छा, अब आपको दे दिया पेंटेन और पेंटीन, क्या एक दूसरे का आइसोमर है? क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है। समझ में आ रहा है? तो बच्चों, इस तरह से हमने जो है चीजों को समझने की कोशिश करी ताकि हम हवा में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो आईयूपीएससी नाम अलग हो जाता है तो कौन सा आइसोमर है, स्ट्रक्चरल। अब हम बात कर रहे थे स्टीरियो। स्टीरियो के लिए भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम। आईयूपीएससी नाम भी क्या होगा, सेम। मगर थ्री डी में अरेंजमेंट यदि डिफरेंट हो जाएगा तो उसे कौन सा आइसोमर बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर। अब साहब इसको जो है फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करा, एक कन्फर्मेशनल और एक कॉन्फिगरेशनल। और कॉन्फर्मेशनल कॉन्फिगरेशन को कैटेगरी है जीआई एंड ओआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर। तो साहब यहां पर जो है हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, मजा आएगा। 10 15 20 मिनट तक जो मैंने आपको समझाया, अगर वो समझ में आया तो कन्फर्मर खत्म, और नहीं आया तब भी खत्म। ठीक है, तो दो अलग अलग तरीके से खत्म होगा, इसलिए समझ में आना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ चार्ट बनाया था अपन ने, है ना। हेडिंग लिखे आइसोमेरिज्म, दोबारा डेफिनेशन लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म लिखे, दोज कंपाउंड which are having those compound which are having
those compound which are having same molecular formula, which are having same molecular formula and having different chemical or physical properties, but having different chemical or physical properties, या तो केमिकल डिफरेंट हो या फिर फिजिकल, ठीक है, और बोथ, तो दोनों में से या तो एक डिफरेंट होगा या दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। तो हैविंग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और बोथ नोन एज अ आइसोमर, known as a isomer, and these phenomenon called isomerism. These phenomenon called isomerism. ठीक है, सबसे पहले लिखें स्टीरियो आइसोमर। बताओ स्ट्रक्चरल आइसोमर के आईयूपीएसी नाम क्या होंगे? अलग, और स्टीरियो के क्या होंगे? सेम। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम जो है, जो टफ है उसी को सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि ये टफ है ही नहीं, आसान है। लिखे स्टीरियो आइसोमर, इसमें लिखे दोस कंपाउंड which are having same molecular formula and same structural formula। वो क्या कर रहे हो ये? Those compound which are having same molecular formula and same structural formula, but having different arrangement of atom, but having different arrangement of atom, but having different arrangement of atom or group in 3D, known as a stereoisomer, but having different arrangement of atom or group in 3D, known as a stereoisomer। ठीक है, ओके, तो हम पढ़ने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर का दो कैटेगरी है, एक है कन्फर्मेशनल आइसोमर, दूसरा है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। ठीक है, अब साहब कन्फर्मेशनल आइसोमर, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बॉस, ये टॉपिक खत्म होने के बाद अंतर पता नहीं होता, कन्फर्मर क्यों पढ़ा था, कॉन्फिगरेशन क्यों पढ़ा था, ऐसा क्या अंतर हो गया। आप देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, आईयूपीएसी नाम भी सेम है, फिर भी कंपाउंड कैसा होगा? अलग। अब क्या अलग होगा इसको समझते हैं बच्चों। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं। तो कन्फर्मेशनल होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आईयूपीएसी नाम सेम। अब फिर क्या अलग है? ऐसे आइसोमर जो रोटेशन से अराइज हो जाते हैं, जो फ्री रोटेशन से अराइज हो जाते हैं, उन आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? कन्फर्मेशनल आइसोमर। ठीक है, तो जैसे कभी शादी वादी में गए हो आप लोग, डांस वांस करा है? नहीं करा है? नागिन डांस करा है? ओके, तो आजा, आइए, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, पूरी जनता देखना चाहती है, आइए आइए आइए। नहीं, चलो इधर वापस आ जाओ। कन्फर्मेशनल आइसोमर क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, आईयूपीएसी नाम भी सेम है, फिर भी वो अलग हो जाए, और वो अलग कैसे हो जाए? रोटेशन से अलग हो जाए, तो उसे आप क्या बोलते हैं? कन्फर्मेशनल आइसोमर। अब बच्चों मैं पहले कन्फर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस क्लियर करूंगा, ताकि हम आगे बढ़ेंगे। जैसे एक लाइव एग्जांपल के साथ, कोई भी आ जाओ, इधर आ जाओ।
अच्छा ठीक है। जैसे ये भाई यहाँ यहीं पर जो है ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है नाम क्या है, अनुभव यहाँ पर है। अब अनुभव अनुभव के हम कंफर्मेशन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कंफर्मेशन। अनुभव इस तरह से एक बार डांस कर दो ऐसे। तो ये जितने करो, ठीक है। तो ये जितने भी रोटेशन से जो बन रहे हैं ये अनुभव के बन रहे हैं कंफर्मेशन। क्या बन रहे हैं? कंफर्मेशन। जैसे अनुभव ने इधर देखा तो ये अनुभव का क्या बना? कंफर्मेशन। जैसे ही अनुभव ने ऐसे देखा ये अनुभव का क्या बना? कंफर्मेशन। थैंक यू सो मच। तो जो रोटेशन से अराइज हो जाते हैं, रोटेशन से अराइज होने वाले वो सब क्या है? कंफर्मेशन। जब आप शादी में गए, शादी में जाकर नागिन डांस जब आपने किया, तो नागिन डांस में जितने भी पोज आपने लिए थे वो सारे क्या थे? कंफर्मेशन, क्योंकि रोटेशन से अराइज हुए थे, ठीक है। तो साहब अगर आपने डांस में ऐसे किया तो ये डीएन का कंफर्मेशन बन गया। क्या बन गया? कंफर्मेशन। अगर मैंने ऐसे करा तो ये डीएन का क्या बन गया? कंफर्म। क्या रोटेशन से बन रहा है या नहीं बन रहा है? या नहीं बन रहा है? ऐसे करा, ऐसे करा, ये सब क्या है? कंफर्मेशन। क्या है? कंफर्मेशन। क्या कंफर्मेशन बात क्लियर है या नहीं है? तो बताओ, ये डीएन है, ये डीएन का क्या बना? ये क्या बना? अगर भाई साहब ये मुंडी उखाड़ कर उल्टी यहां पर लगा दी जाए तो ये क्या बन गया? कॉन्फिगरेशन। क्या बन गया? कॉन्फिगर। तो पहले तो बताओ, कन्फर्मेशन और कॉन्फिगरेशन का डिफरेंस क्लियर है या नहीं है? ठीक है। आप जो है नागिन डांस कर रहे थे, नागिन डांस करने के बाद जो है बिल्कुल आपने जो है शादी में बहुत जबरदस्त खाना खाया 3 आदमियों के बराबर। उसके बाद जो है आप एक खाली लिफाफा लेकर स्टेज पे गए, गिफ्ट भी तो दोगे, ठीक है। तो जैसे ही खाली लिफाफा लेकर आप स्टेज पर जा रहे थे तो जाने के दौरान जितने भी आपके पोज बन रहे थे वो सारे आपके क्या बन रहे थे? कंफर्मेशन। क्या बन रहे थे? कंफर्मेशन। और जल्दबाजी में आप वहां पर गिर गए, वो भी आपका क्या बना? कंफर्मेशन। और फोटो भी आ गया, वो भी क्या था? कंफर्मेशन। और जैसे ही आप गिरने के दौरान हाथ उखड़ के उल्टा यही लग गया, वो क्या चेंज हो गया? कॉन्फिगरेशन। ठीक है। तो भाई कंफर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन में अंतर समझ में आया? साहब यहां पर जो है इस तरह से जो है मैंने ये एक कोई भी एक जानवर है जिसको हम भी नहीं जानते हैं, ठीक है। ठीक है। अब जो है ये हाथी है, कुपोषित है, ठीक है। तो साहब ठीक है ना। अब इस यहां पर जो है अगर ये भाई यहां पर जो है इसके आइसोमर अगर हम बनाने की कोशिश करें तो कन्फर्मर्स बनाने की कोशिश यहां पर हम करते हैं, ठीक है। अब साहब इस हाथी का दिमाग खराब हुआ और एक दिन जो है आपने गाना चला दिया, ठीक है, कोई भी जो आपका पसंद वाला गाना, लुंगी डांस चला दिया इसके आगे, ठीक है। तो ये डांस करने लगा, डांस करते इसने भाई ने जो है अपनी सूंड को इस तरह से घुमा दिया और ये पैर जो है इस तरह से इसने ऊपर कर दिया। तो बताओ ये हाथी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम। आईयूपीएसी नाम क्या है? फिर भी दोनों सेम है या अलग है? क्या रोटेशन से बन रहा है या नहीं बन रहा है? तो दोनों एक दूसरे के क्या है? कंफर्मेशन। तो बताइए क्या कंफर्मेशन वर्ड क्लियर है? बच्चों कंफर्मेशन जो है मतलब इनफाइनाइट बनते हैं इसलिए इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जब मैं यहां से यहां आया तो मेरे बहुत सारे कंफर्मेशन बने, तो उस कंफर्मेशन के दौरान हम काउंट ही नहीं कर सकते कि कितने कंफर्मेशन बने थे, कितने पोज यहां पर आए थे। तो जो कंफर्मेशन बनते हैं वो क्या बनते हैं? इनफाइनाइट। ठीक है। तो यहां पर जो है अगर कोई आपसे पूछे क्या आप रूम टेम्परेचर पर कंफर्मेशन को सेपरेट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि रूम टेम्परेचर पर तो वो रोटेट होते रहते हैं और रोटेट होकर इनफाइनाइट बन सकते हैं। तो बताओ क्या कंफर्मेशन वर्ड क्लियर है? बच्चों यहां से अगर ये बॉन्ड यहां उखाड़ कर मैं यहीं पे उल्टा लगा दूं तो मैंने क्या चेंज कर दिया? कॉन्फिगरेशन। तो भाई साहब यहां पर पहुंचते हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? सेम। आईयूपीएसी नाम भी क्या था? सेम। फिर भी दोनों सेम थे या अलग थे? अलग थे। ये रोटेशन से बने इसलिए इसको क्या बोला? कंफर्मेशन। और अगर बॉन्ड टूटकर वहीं पर उल्टा लग गया तो उसे क्या बोला? कॉन्फिगरेशन। क्या दोनों का डिफरेंस क्लियर है? अब साहब क्रिस्टल क्लियर पिक्चर हमारे दिमाग में चल रही है। पिक्चर क्या चल रही है कि भैया आईयूपीएसी नाम अलग हुआ तो कौन से आइसोमर? स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब बात करते हैं, टेक्निकल डेफिनेशन थी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या है? सेम। आईयूपीएसी नाम भी क्या है? सेम। आप देखो ना आईयूपीएसी नाम भी सेम है,
फिर भी अलग है। क्या अलग है? रोटेशन से बन गया तो उसे क्या बोला? कन्फर्मेशन। और बॉन्ड टूटकर वहीं पर उल्टा लगा तो उसे क्या बोला? कॉन्फिगरेशन। क्या दोनों का डिफरेंस क्लियर है आप लोगों को? अब बच्चों फिर जब मैं आपको जीआई और ओआई भी पढ़ाऊंगा तो वहां भी चीजें हमें जो है क्रिस्टल क्लियर अलग से दिखेगी। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर। लिखें इसके बारे में। दोज आइसोमर दोज आइसोमर which is arises due to the free rotation those isomer which is arises due to the free rotation known as a conformational isomer. Those isomer which is arises due to the free rotation known as a conformational isomer. Energy required for this rotation, energy required for this rotation is available at room temperature. Energy required for this rotation is available at room temperature. ठीक है, एनर्जी लिख लो ब्रैकेट में 325 किलो कैलोरी पर मोल। 325 किलो बोर्ड पे लिखा है, बगले ना झांके। 325 किलो कैलोरी पर मोल। इसको जूल में कन्वर्ट करके भी लिखो। कैसे कन्वर्ट करते हैं? 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? तो भैया 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 4.2 से। बताओ 5 कितना हुआ? ठीक है, तो कोई बात नहीं, गणित कमजोर हो सकता है। सुबह की स्टूडेंट ने मैंने कहा भैया 4.2 को जो है मल्टीप्लाई करो 3 से। बोले सर इतना गणित स्ट्रांग होता तो आईटी नहीं लेनी। मैंने कहा भाई 4 का टेबल बोलना है यार 3 बार। 4 3 इसमें आईआईटी इतना इतना खतरनाक क्यों सोचना है? आईआईटी ले ली। ओके, बोर्ड पर देखें। सबसे बड़ी घटना हमारे साथ हो गई कि आज मैं मॉडल लाना भूल गया हूँ। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मॉडल के बिना जो है अधूरा सा है। मतलब 15-20 मिनट समझाता हूँ, उसके बाद पूरा कन्फर्मेंस खत्म हो जाता है और इसके बाद भी क्लास है। नहीं होती तो मैं छुट्टी कर देता। ठीक है, अब चलिए बोर्ड पर देखें, आप जैसे तैसे निकालेंगे अभी का टाइम। ठीक है, इधर देखिएगा। अच्छा इधर देखो, बिल्कुल अपनी क्लास अपने आप में फंडे है। ठीक है, देखो कन्फर्मेशनल आइसोमर ऐसे आइसोमर जो रोटेशन से अराइज होते हैं उन्हें आप बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर। जैसे बच्चों मैंने यहां पर फोटो बनाया CH3 CH3। बताओ इस करीना और करीना के बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। बच्चों जब करीना और करीना के बीच में बॉन्ड सिंगल होता है तो आप बताइए क्या सिंगल बॉन्ड पे फ्री रोटेशन होता है क्या या नहीं होता है? और इस रोटेशन के लिए जो इस एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल होता है। इसीलिए साहब यहां पर इस कार्बन कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं?
फ्री रोटेशन। और जरा फ्री रोटेशन की वजह से यहां पर ये दोनों जो है एक दूसरे के अलोंग घूमते रहते हैं, ठीक है। और इस रोटेशन के लिए जो एनर्जी का जरूरत है वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल है। बच्चों यहां पर जैसे ये फोटो मैंने बनाया, इस फोटो के इस कंपाउंड के हम तीन तरह के प्रोजेक्शन बना सकते हैं। एक प्रोजेक्शन है न्यूमान, एक प्रोजेक्शन है सोहर्स और एक प्रोजेक्शन है फिशर। कितने तरह के? तीन। कौन कौन से? न्यूमान, सोहर्स, फिशर। अब साहब न्यूमान, सोहर्स, फिशर क्या है? कुछ नहीं है, एक फोटोग्राफर ने तीन अलग अलग एंगल से फोटो लिए हैं, ठीक है। न्यूमान ने जिस एंगल से फोटो ले लिया उसने कहा मेरा नाम जाएगा इस पे भैया, तो उसने न्यूमान दे दिया, ठीक है। अब वो अलग अलग एंगल, टॉपिक खत्म हो जाता है, वो एंगल समझ नहीं आते, हमें जबरदस्त समझ में आएंगे। हम पूरा जो है पूरे हॉस्टल को सिखा सकते हैं कि न्यूमान, फीचर, सोर्स क्या है, मगर हमें नहीं सिखाना है। कंपटीशन कितना टफ हो गया है, ठीक है। हम हमारा काम यही रह गया, कंपटीशन को टफ करने का, कम करने का है, ठीक है। ओके, तो बच्चों यहां पर जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, एक प्रोजेक्शन होता है, उस प्रोजेक्शन का नाम है न्यूमान। क्या नाम है? न्यूमान। एक होता है सोहर्स और एक होता है फिशर। तो देखिएगा सबसे पहले यहां पर मैं जो है सोहर्स प्रोजेक्शन बनाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये जो करीना है, इस करीना पर बताइए कितने भिकमंगे हैं? तीन। तो यहां पर मैंने जो है ये तीन भिकमंगे ऐड कर दिए, ठीक है। ये बताओ इस करीना पर कितने भिकमंगे हैं? तो इस करीना पर भी साहब मैंने जो है तीन भिकमंगे ऐड कर दिए है। और भिकमंगे इस तरह से ऐड करे, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, ठीक है। इस तरह के प्रोजेक्शन का नाम है सोहर्स। कौन सा नाम है? सोहर्स। बच्चों कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होगा या नहीं होगा? होगा। रोटेशन के लिए जिस ऊर्जा का जरूरत होगा वो कहां पर अवेलेबल होगा? रूम टेम्परेचर। कहानी क्लियर है? तो बच्चों जो सोहर्स प्रोजेक्शन है, अब आज की डेट में मेरे पास जो है मॉडल नहीं है, फिर भी जो है अपन लाइव टेलीकास्ट से मॉडल को समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए बच्चों ये है कुत्ते का बच्चा। कौन है? कुत्ते का बच्चा, पप्पी। कौन है ये? पप्पी। जीवन भर याद रहेगा, ध्यान रखना, ऐसी चीजें से हम सीख रहे हैं। बच्चों यहां पर इस भाई के हमें जो है फोटो जो है क्लिक करने हैं, और जो फोटो क्लिक करने हैं वो तीन एंगल। एक एंगल था सोहर्स ने, एक एंगल था न्यूमान ने, और एक एंगल था फिशर ने। भाई साहब ये जो सोहर्स था, इसने इस पप्पी को बोला साइड पोज। कौन सा पोज? साइड पोज। नहीं आया। तो साइड पोज में यूं मान लो ये जो है पप्पी की गर्दन, ये पप्पी के दो पैर, समझे? ओके, ये पूंछ, ये दो पैर, ठीक है। तो बताओ ये कौन सा है? सोहर्स। ये कौन सा है? ये कौन सा है? तो जो साइड पोस्ट था वो कौन सा पोस्ट था? सोहर्स। अब बात करते हैं साहब न्यूमान की। किसकी बात करते हैं? न्यूमान की। बच्चों न्यूमान प्रोजेक्शन में अगर हम बात करें तो न्यूमान प्रोजेक्शन में एक कार्बन को फ्रंट कार्बन बोलते हैं जिसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक कार्बन को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम बैक कार्बन बोलते हैं। तो बताइए न्यूमान प्रोजेक्शन में फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। ये कहानी मैं कल वाले लेक्चर में वापस रिपीट करूंगा क्योंकि कल हमारे पास मॉडल रहेगा, और क्वेश्चन आता है सर एग्जाम में तो हमारे पास मॉडल नहीं रहेगा, मगर ऐसा दिमाग में 3D सेट हो जाता है कि मॉडल का जरूरत ही नहीं पड़ता है, मगर एक बार मॉडल देखना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर साहब जो है बताओ ये कौन सा पोज है? सोहर्स। और साहब न्यूमान भाई साहब ने जो है इस कुत्ते के बच्चे का फ्रंट पोज लिया। कौन सा पोज लिया? फ्रंट पोज। अब फ्रंट पोज में जो है ये तो मुंडी, ये एक पैर, समझ गए? ठीक है। तो फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। बताइए फ्रंट कार्बन से किसी भी एक कार्बन को फ्रंट मान लो, किसी भी एक को बैक मान लो। यहां पर बच्चों मैंने फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट और बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। बताओ फ्रंट कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? तीन। तो ऐसे ही बैक कार्बन जो इस फ्रंट के जस्ट पीछे वाला कार्बन है उसको क्या बोला? बैक। बैक रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल।
बताओ बैक पर कितने भिकमंगे हैं? तो बताओ क्या इस भिकमंगे के सामने भिकमंगा है? क्या इसके सामने ये है? क्या इसके सामने ये है या नहीं है? तो बच्चों ये कुछ इस तरह का, समझ में आया नहीं आया? समझ गए? समझ गए ना? तो चलिए, न्यूमान प्रोजेक्शन में बताइए फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। तो बच्चों फ्रंट को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। बताओ फ्रंट कार्बन से कितने भिकमंगे जुड़े हैं? 3। तो ये 3 भिकमंगे मैंने जोड़ दिए हैं, ठीक है। अब बताइए बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। बताओ बैक कार्बन से कितने भिकमंगे जुड़े हैं? तो ये बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। दोनों को मैंने अलग अलग ड्रॉ करके आपको बताया है, मगर फाइनली ये फ्रंट कार्बन जो है, ये जो फ्रंट कार्बन है, इसके जस्ट पीछे कौन सा कार्बन है? बैक कार्बन। है या नहीं है? तो यहां पर मान लीजिए, ये देखो, ये फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय टॉर्क। फ्रंट से एक भिकमंगा, 2 भिकमंगा, 3 भिकमंगा। बताओ फ्रंट कार्बन से क्या 3 भिकमंगे जुड़े हैं? ये बताइए बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। फ्रंट के जस्ट पीछे वाले कार्बन को क्या बोला? बैक कार्बन। बताओ बैक से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? ये बताओ क्या फ्रंट और बैक कार्बन आपस में जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं? क्या एक सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? तो दोनों को जब कंबाइन फॉर्म में लिखा जाएगा तो बच्चों इस तरह से लिखा जाएगा, फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड डॉट, और इस फ्रंट कार्बन से 3 भिकमंगा हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया है, एंड बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, और इस बैक कार्बन से भी हमने 3 भिकमंगा कनेक्ट कर दिया है। क्या ये कहानी क्लियर है? ठीक है। तो साहब हम पढ़ रहे हैं सोहर्स एंड न्यूमान। क्या पढ़ रहे हैं? सोहर्स एंड न्यूमान। जो साइड पोज है वो क्या है? सोहर। फ्रंट पोज है वो क्या है? न्यूमान। भाई साहब साइड से देखा तो ये क्या है? सोहर। मुंडी और 2 पैर, यहां से ये टेल और 2 पैर। कहानी क्लियर है? साहब जो न्यूमान था उसने कौन सा पोज लिया? फ्रंट। फ्रंट रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, मुंडी और 2 हाइड्रोजन, मतलब 2 पैर, ठीक है। और फ्रंट के जस्ट पीछे वाले कार्बन का नाम क्या है? बैक, और बैक रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। बताइए बैक कार्बन से कितने बॉन्ड जुड़े हैं? 3, एक टेल और 2 पैर। कहानी क्लियर है? तो ये कौन सा प्रोजेक्शन है? ये कौन सा है? तो सोहर्स का पोज कैसा था? और न्यूमान का? भाई साहब एक और पापी था जिसका नाम था फिशर। क्या नाम था? फिशर। उसने तो कांड ही कर दिया था, देखिएगा कांड, ठीक है। बताइए क्या है? कुत्ता नहीं, पोज बता। न्यूमान या सोहर्स? पक्का? अब भाई साहब जो फिशर था ना, जेंडर चेक करने वाला, ठीक है। अब यहां पर इस पूरे टॉपिक में हमें सोचना है 3D में। किसमें सोचना है? 3D में। और आप जानते हैं हमारा 2D खराब पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारी मदद करेगा न्यूमान सोहर्स फिशर्स में कुत्ते का बच्चा। कौन सा बच्चा? कुत्ते का बच्चा। अब आपकी आंखों के सामने अगर कोई जो है पापी जो है परेशान हो रहा है, वो बोल रहा है न्यूमान फिशर एकदम पता नहीं क्या है, कुछ नहीं। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जाके अपने हॉस्टल में, जो है एक सुअर के बच्चे उठाओ, ठीक है। अब बताओ ये क्या है? न्यूमान या सोहर्स? क्या है? फिशर। कहानी क्लियर है? कभी नहीं भूलेंगे। तो क्या न्यूमान सोहर्स फिशर क्लियर है? तो बच्चों हम बात कर रहे हैं, यहां देखिएगा, करीना और करीना के बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। क्या सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है क्या? इस फ्री रोटेशन के लिए जिस एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वो कहां अवेलेबल होता है? रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर ये घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब डाउट आता है, सर दुनिया में इतनी सारी चीजें घूम रही है,
हमारे सिलेबस में क्यों डाल दिया, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ न्यूमान का प्रोजेक्शन बताया और जो है सोहर्स बताया, क्या ये समझ में आया? ओके, तो क्योंकि आज के लेक्चर में बहुत ज्यादा लिमिटेशन है, बात 3D की है और हमारा 2D खराब पड़ा है, इसलिए हम जो है लिखने वाला काम पहले कर ले। ठीक है, क्या लिखवा रहा हूं भूल जाओ अभी, ठीक है, लिख लो क्योंकि टाइम का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। लिखो चलो। मैंने लिखवाया एक फर्स्ट पॉइंट, दोज आइसोमर विच इज अराइजेस ड्यू टू द फ्री रोटेशन नॉन एज अ conformational isomer, energy required for this rotation is available at the room temperature। वो मैंने लिखवा दिया, एनर्जी कितना है 325 किलो कैलोरी, उसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा बॉन्ड एंगल, नेक्स्ट पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, बॉन्ड एंगल एज वेल एज बॉन्ड लेंथ, bond angle as well as bond length remain same bond angle as well as bond length remain same during free rotation during free rotation। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे but dihedral angle di but dihedral angle HEDRAL but dihedral angle can be changed but dihedral angle can be changed। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें ethane will form the ethane will form the infinite number of conformation if infinite number of conformer, ऐसे लिखें infinite number of conformer, ethane will form the infinite number of conformer। next point है the electrostatic force of repulsion, the electrostatic force of repulsion, the electrostatic force of repulsion between the bonded electron of between the bonded electron of front carbon hydrogen atom, front carbon hydrogen atom, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, the electrostatic force of repulsion between the bonded electron of front carbon hydrogen atom and back carbon hydrogen atom, back carbon hydrogen atom known as a torsional strain, बोर्ड पे लिखा है known as a torsional strain। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें रिपल्शन बिटवीन, नेक्स्ट पॉइंट है रिपल्शन बिटवीन टू बल्की ग्रुप, repulsion between two bulky group known as a steric repulsion, steric repulsion or van der Waals strain or van der Waals strain, repulsion between two bulky group known as a steric repulsion or van der Waals strain। ठीक है, चलिए अब देखो सारे पॉइंट्स। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि करीना और करीना के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल।
बताओ क्या सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है? उस रोटेशन के लिए जिस ऊर्जा का जरूरत है उसे क्या बोलते हैं, मतलब वो कितना है, 3 to 5 किलो कैलोरी पर मोल। वो कहाँ अवेलेबल है, रूम टेम्परेचर। अब साहब क्वेश्चन आता है कि सर ये घूम रहा है तो यहाँ पर तीन तरह के प्रोजेक्शन, एक सोहर्स, एक न्यूमान और एक फिशर। तो ये प्रोजेक्शन कुत्ते के बच्चे से याद रखना, साइड पोज कौन सा है, सोहर। फ्रंट पोज, जेंडर चेक, फिशर। क्या नाम है, फिशर। ठीक है। तो भाई जैसे ही आप जेंडर चेक करेंगे, इतना सा याद रखना, क्या पैर आगे की तरफ आएंगे क्या, थोड़े थोड़े? क्या चारों पैर आगे आएंगे, नहीं आएंगे? मुंडी पीछे जाएगा, नहीं जाएगा? टेल भी पीछे जाएगा, नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, जाएगा, थोड़ा बहुत तो जाएगा। ठीक है। तो ये इमेजिनेशन अगर है तो यूं समझो ऑप्टिकल खत्म है, और नहीं है तब भी खत्म है। ठीक है। क्योंकि वो इमेजिनेशन आपको ये बोर्ड पे कैसे दिखेगा, बोर्ड पे तो ऐसे लिखा होता है फिशर। इस जीवन में समझ में नहीं आएगा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो ये था इसको ऐसे किया, तो ये और ये तो ले गए, ये भी ले गए, ये भी ले गए, ये भी ले गए। ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। और ये मुंडी पीछे है, और ये टेल भी पीछे है। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जब अपने पास मॉडल आ जाएगा तो हम देख लेंगे उसको। ठीक है। तो ये बताओ, क्या आपको मैंने फ्री रोटेशन बताया, ये समझ में आया? मैंने सोहर्स बताया, ये समझ में आया? बच्चों यहां पर अगर हम बात करें, बताइए ये बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, दो। और ये वाला बॉन्ड भी कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, दो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव? हमने सुना है कि जो दो सेम चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट। और अपोजिट चार्ज, अरे जैसे सलमान शाहरुख एक दूसरे के पास आएंगे क्या करेंगे, रिपेल। सलमान और कैटरीना आ गई तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट। और सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल। तो भाई साहब, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है, अगर ये एक दूसरे के करीब आ जाएं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। और इस रिपल्शन का नाम ही है टॉर्शनल स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन। बताओ ये बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना, ये बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से? आपको समझाने के लिए दोनों को अलग अलग लिखा है। ठीक है, ये ऐसे है। ठीक है। तो ये बताओ, क्या ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास है? इन दोनों के बीच में लगने वाले रिपल्शन का नाम क्या है, टॉर्शनल स्ट्रेन। ठीक है। तो आगे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, पीछे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन है उसका नाम क्या है, टॉर्शनल। वो बहुत टेक्निकल डेफिनेशन है जो इस जन्म में शायद ही समझ में आ जाए और नहीं भी आए। ठीक है। तो इतना सा याद रखना है, आगे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, पीछे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले रिपल्शन का नाम क्या है, टॉर्शनल स्ट्रेन। तो मैंने आपको रोटेशन होता है ये बताया, टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है ये बताया। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ क्या है, वो भी समझ में आएगा, पहले से छाप ले। बात नहीं करें, और बात करें तो मेरे तक आवाज ना हो। ये इस तरह से ड्रॉ करना है, जिसमें एक लाइन आप पहले ऐसे ड्रॉ कर देना, फिर ये बॉन्ड, फिर ये बॉन्ड, फिर ये बॉन्ड। ठीक है। इस बॉन्ड के सामने ये वाला बॉन्ड, इस वाले के सामने ये वाला बॉन्ड, और इसके सामने ये वाला बॉन्ड, कुछ इस तरह से। ठीक है।
छाप लिया? बातें मत करो भाई। डन। देखो, अब ये टॉपिक हमें पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ा, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है? मॉडल नहीं है, फिर भी प्रयास करते हैं समझने का। बताओ, ये वाला बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना? दो। और ये वाला बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना? दो। पहले बताओ, सबने छाप लिया? इस टॉपिक में नोट्स बनाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि सारा 3D का मामला एक बार समझ में आ गया तो हवा में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और नीट एग्जाम में एक बार तो दो क्वेश्चन कंफर्मेशन से आगे थे डायरेक्ट। कितने क्वेश्चन? दो। ठीक है? तो साहब, आपको समझाने के लिए मैंने ये बॉन्ड यहां से तोड़ा और ये पीछे वाला बॉन्ड यहां से तोड़ दिया। ठीक है? बताओ, क्या दोनों बॉन्ड एक दूसरे के सामने है या नहीं है? ये बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना और ये बॉन्ड कितने से? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव या पॉजिटिव? सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट? बच्चों, यहां पर अब आप बताना, आगे वाले बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड के बीच का एंगल अभी आपको 60 डिग्री दिख रहा है या 0 डिग्री? दिख रहा है एंगल या नहीं दिख रहा है? अब बताओ एंगल। बताओ, ये इलेक्ट्रॉन अभी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से पास है या दूर है? अब तो बताइए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल? रिपेल करेंगे तो रिपल्शन बढ़ने से एनर्जी बढ़ता है, और एनर्जी बढ़ता है तो स्टेबिलिटी क्या होता है? अगर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सर रिपल्शन बढ़ने से एनर्जी बढ़ा और एनर्जी बढ़ने से जो है स्टेबिलिटी कम हुआ, ऐसा क्यों? भाई, आपके पड़ोसी ने जो है आपको रिपेल करा और मिला के एक लात मार दी, तो दिस इज नॉन एज अ रिपल्शन। क्या करते हैं? रिपल्शन। अब भाई एक बात बताओ, उसने लात मारी, गुस्सा आएगा नहीं आएगा? या मजा आएगा? बोलेगा वंस मोर। गुस्सा आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो लात पड़ते ही एनर्जी बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा। और जैसे गुस्सा आया भाई, क्या हो गया? अनस्टेबल। ठीक है? तो बताइए, दोनों जो है कितने डिग्री के एंगल पे? अब अब एक दूसरे के पास है या दूर है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे नहीं करेंगे? रिपेल करेंगे तो एनर्जी, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी। अब बताइए, पास है या दूर है? दूर होने से एनर्जी क्या हुआ? एनर्जी कम हुआ तो स्टेबिलिटी। अब भैया, पास है या दूर? अब स्टेच्यू हो जाओ। ठीक है? अब आपको बताना एनर्जी ज्यादा है या कम है। बताओ एनर्जी। अब बताना स्टेबिलिटी। बताओ, एनर्जी बढ़ता है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाता है? बताओ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, 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 स्टेबिलिटी। भाई, जब ये यहां पर रोटेशन होता है तो एट अ टाइम या तो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? सामने। और एट अ टाइम एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो एट अ टाइम तो एनर्जी बढ़ जाता है और एट अ टाइम एनर्जी कम हो जाता है। तो बताइए, एनर्जी बढ़ गया या कम हो गया? अब अब
अब एनर्जी, स्टेबिलिटी। ओके, बताइए आगे वाले बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड के बीच का एंगल। अब है, अब 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 बताओ स्टेबल या अनस्टेबल। ये ये है, ये समझ में आया भाई। टॉपिक पढ़ने का जरूरत इसलिए पड़ा, जब ये रोटेट कर रहा था तो रोटेशन के दौरान एट ए टाइम ये स्टेबल हो रहा था और एट ए टाइम ये अनस्टेबल हो रहा था। पूरे कंफर्मेशन में दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला बताओ कौन स्टेबल है और कौन अनस्टेबल है। बताइए आगे वाले बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो बताइए स्टेबल है या अनस्टेबल। और 60 डिग्री है तो, 0 डिग्री है तो बच्चों यहां पर जो कंफर्मेशन होते हैं, यहां पर कंफर्मेशन 0 डिग्री और 60 डिग्री पर, अगर दो तरह के कंफर्मेशन हम यहां पर वापस से ड्रॉ करें तो देखिएगा कैसे ड्रॉ होंगे। तो जब ये ड्रॉ होंगे तो साहब जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो इस कंफर्मेशन का नाम होता है इक्लिप्स। क्या नाम है, इक्लिप्स। और अगर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री होता है तो इस कंफर्मेशन का नाम होता है स्टैगर। क्या नाम है, स्टैगर। बताइए बच्चों आगे वाले बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड के बीच का एंगल कितना, इक्लिप्स है या स्टैगर। अब चलिएगा, तो यहां पर बच्चों मैं अगर इसका न्यूमान प्रोजेक्शन बनाऊं इक्लिप्स और स्टैगर वाला, बताइए फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय टॉर्च। बताओ कित्तू भिकमंगा, क्या मैंने 3 भिकमंगा रिप्रेजेंट कर दिया क्या। यहां पर मैं दोबारा फिर से बनाता हूं, फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, कितना भिकमंगा, 3। अब बताइए बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, क्या मैंने बैक को सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। बताइए बैक कार्बन से कितने भिकमंगे जुड़े हैं, 3। तो बैक कार्बन को एज इट इज यहां पर लिख दिया। बताइए आगे वाले बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। और इसी एंगल का नाम है डाइहेड्रल एंगल। क्या नाम है, डाइहेड्रल एंगल। वो कितना डिग्री है, 0 डिग्री। और इस तरह के कन्फर्मर्स का नाम क्या है, इक्लिप्स। अगर बच्चों मुझे इसका स्टैगर बनाना है तो ये बैक कार्बन जो है सर्कल वाला, अगर मैं इसको 60 डिग्री से रोटेट करा दूं तो 60 से रोटेट कराते ही यहां पर आप देखिएगा, जैसे ही 60 से रोटेट कराया तो क्या ये बॉन्ड इस तरह से चला जाएगा क्या। तो बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, और ये रोटेट होकर यहां गया, ये यहां गया और ये यहां गया। बताइए क्या बैक कार्बन रोटेट हुआ या नहीं हुआ, हुआ। तो अब बताइए ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास गए या दूर गए। जैसे ही दूर गए, दूर जाने पर रिपल्शन क्या हो गया, कम। रिपल्शन कम हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गया। तो बच्चों आगे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और पीछे वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले रिपल्शन का नाम टॉर्शनल स्ट्रेन। तो बताइए इक्लिप्स कंफर्मेशन में टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा या कम, ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा या कम, एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी क्या हो गया, तो यहां पर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम। यहां बताइए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास है या दूर है, दूर जाते ही टॉर्शनल स्ट्रेन क्या हो गया, कम। टॉर्शनल स्ट्रेन कम होते ही एनर्जी भी कम, और एनर्जी कम तो यहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा। तो बताइए मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन इक्लिप्स होगा या स्टैगर होगा। और कंक्लूड करते हैं चारों ऑप्शन में से 0 डिग्री वाला आंसर लगाएंगे या 60 डिग्री। तो अगर चार ऑप्शन में से 2 जीरो हैं, 2 60 हैं, तो हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं। जो 60 वाला होगा वो आंसर रहेगा। तो बताइए अगर एग्जाम में हमें मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन बनाना है तो इक्लिप्स बनाए या स्टैगर बनाए। इक्लिप्स में एंगल कितना और स्टैगर में, मैंने आपको रोटेशन बताया, समझ में आया नहीं आया। मैंने टॉर्शनल स्ट्रेन बताया, समझ में आया नहीं आया। टॉर्शनल स्ट्रेन क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आगे वाले और पीछे वाले के बीच में लगने वाले रिपल्शन का नाम टॉर्शनल स्ट्रेन। क्लियर है। अब बताइए इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास है या दूर है, पास है तो रिपल्शन ज्यादा या कम, रिपल्शन ज्यादा तो ऊर्जा भी ज्यादा, ऊर्जा ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। क्लियर है। तो इस तरह से मैंने यहां पर ये 2 कैटेगरी में डिवाइड करा। क्या ये कहानी क्लियर है, ओके छापिए से, इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड।
टीएस ट्रांजिशन स्टेट। छाप लिया? बात मत करो भाई। देखो, आपको घर जाके कोई थ्योरी वोरी नहीं पढ़ना है। ये कंक्लूजन है, यहां से क्वेश्चन बनता है। इसका एक और अगला कंक्लूजन अगली क्लास में आने के बाद हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। पहला कंक्लूजन कि इक्लिप्स का एनर्जी स्टैगर से ज्यादा क्यों है, ये क्वेश्चन मार्क आ गया। और अगर इक्लिप्स का एनर्जी ज्यादा है तो फिर स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है। तो फिर आपको जो है इक्लिप्स और स्टैगर का पता होना चाहिए। जब 0 डिग्री एंगल होगा तो उसे हम बोला इक्लिप्स, और जब 60 डिग्री एंगल होगा तो स्टैगर। हमारे एग्जाम में मोस्ट स्टेबल, मोस्ट अनस्टेबल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थ्योरी वाले पोर्शन में जो मैंने पॉइंट्स लिखाए हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मेशन, ठीक है, वो सारी बातें। अभी मॉडल नहीं था, फिर भी मैंने आपको समझाने का कोशिश करा। क्या आज आपको 10% भी समझ में आया या नहीं आया? तो आया तो नेक्स्ट लेक्चर में तो हम जो है बहुत अच्छे से इसको और अच्छे से क्लियर कर देंगे और डायरेक्ट जो है क्वेश्चन सॉल्विंग वाले पार्ट पर आ जाएंगे। छाप लिया या छाप रहे? कौन कौन छाप रहा है? ओके। अब इससे आगे नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि इससे आगे और जो है खतरनाक बात है वो बिना मॉडल के नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये बताओ, क्या आज मैंने जो है आइसोमर स्टेटमेंट के जवाब देना आप मेरे को, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड खेलते हैं आज अपन। बताओ, आइसोमर के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कभी कभी अलग होते हैं। आइसोमर के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर के आईयूपीएसी नाम कभी कभी सेम होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर के आईयूपीएसी नाम हमेशा अलग होते हैं। स्ट्रक्चरल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? अलग। ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट क्लियर है? तो स्टीरियो पे आते हैं। स्टीरियो आइसोमर के आईयूपीएसी नाम कभी कभी अलग होते हैं। स्टीरियो आइसोमर के आईयूपीएसी नाम हमेशा अलग होते हैं। स्टीरियो आइसोमर के आईयूपीएसी नाम हमेशा सेम होते हैं। कहानी क्लियर है? अब कन्फर्मर एंड कॉन्फ़िगरेशन। कन्फर्मेशनल आइसोमर में रोटेशन एब्सेंट होता है। कन्फर्मेशनल आइसोमर में रोटेशन प्रेजेंट होता है। रोटेशनल के लिए ऊर्जा रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं होती। होगा या नहीं होगा? कन्फर्मेशनल आइसोमर रूम टेम्परेचर पर रोटेट होते रहते हैं। कन्फर्मेशनल आइसोमर रूम टेम्परेचर पर सेपरेट किए जा सकते हैं। रूम टेम्परेचर पर तो रोटेट हो रहे हैं, बहुत फास्ट रोटेट हो रहे हैं, तूने तो सेपरेट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? ओके। अब आ जाते हैं इक्लिप्स और स्टैगर, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री नाम। सर थीटा का है आगे वाले बॉन्ड पीछे वाले बॉन्ड के बीच का एंगल का नाम क्या है? थीटा। अभी कितना डिग्री? क्लियर है?
बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रटने मत लग जाना कॉपी जाके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले रिपल्शन का नाम टॉर्शनल। बता पास है या दूर है? जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा या कम होगा? एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा? कम होगा। बताइए स्टेबल या अनस्टेबल? अब तीन तरह से जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एनर्जी, स्टेबल और नाम, इक्लिप्स और स्टैगर। ठीक है, बताओ एनर्जी, मैक्सिमम और मिनिमम। एनर्जी मैक्सिमम, स्टेबिलिटी बताना है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्लियर है? नाम बताना है, स्टैगर या इक्लिप्स। सॉरी, क्या ये कहानी समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? भाई बहुत बहुत ज्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। रिजल्ट आपने देखा है, ठीक है? देखा है नहीं देखा है? पेपर टफ नहीं है, बट एक्यूरेसी लेवल जबरदस्त रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा रिवीजन करो। मेरा इतना सा सजेशन याद रखना, जब तक नीट एग्जाम खत्म ना हो, कि जो एग्जाम में आता है उसको जो ज्यादा बार रिवीजन करेगा वो जीतेगा। जो एग्जाम में आता है उसको जो ज्यादा बार रिवीजन करेगा वो जीत जाएगा। और जो एग्जाम में नहीं आता है उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये कोई भी रैंक लाई जा सकती, जो एग्जाम में आता है उसको जितनी बार रिवीजन करोगे, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, वो जीत जाएगा। अभी भी जो हमारा टेस्ट आने वाला है 30 मार्च को, उससे पहले एक कॉमन भी है। तो 30 मार्च वाले, 30 जून को, ठीक है, 30 जून को हमारा एक जो है टेस्ट आ रहा है। उस टेस्ट को आप इतना सा जो है कॉन्सेप्ट लेकर टारगेट करो। इस टेस्ट में हमारे जो है कोई भी किसी भी तरह के नंबर आए हो उससे घबराना नहीं है, कि अगले जो 20-25 दिन पढ़ाया जाएगा उस टेस्ट में आएगा। एटलीस्ट 80% सिलेबस वही आएगा। तो आप लास्ट वीक का और इस वीक का सिलेबस हमारे टेस्ट में आ रहा है 30 जून को, उसको 5 बार लिखकर रिवीजन करना है। 5 बार याद करना है, लिखना है, याद करना है, लिखना है। ठीक है, यही स्ट्रेटजी जो है एक्यूरेसी मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए काम आएगी। समझ गए आप मेरी बात? तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम जो है नीट में बहुत बड़ी बड़ी बातें करने जा रहे हैं। हम इसी टेस्ट से स्टार्ट करते हैं जो 30 तारीख को होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट है, कितने भी नंबर आए हो, सब भूल जाओ। अगले 20-25 दिन 5 बार लिखकर याद करना है। ठीक है, याद करना है, लिखना है, याद करना है, लिखना है, याद करना है, लिखना है। और फिर आप देखना आपका एक्यूरेसी लेवल मिनिमम 100 मार्क्स बढ़ जाएंगे इस टेस्ट से। मिनिमम जो भी इस टेस्ट में आए, ये मिनिमम है, मैक्सिमम आप कितने भी बढ़ा सकते, मगर लिख कर याद करना है। देखो सब जो यहाँ आए एटलीस्ट एक सिलेक्शन के लिए तो आए ना यहाँ पर, ठीक है? तो कल के रिजल्ट विजल्ट से घबराना नहीं है हमें, बस हमें एक्यूरेसी पे काम करना है और नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ाना है। फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है, तो वो हमें जिता कर ले जाएगी। ठीक है, इस पे काम करो। और आज के लेक्चर को जो है हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास, कोई डाउट है तो बाहर आके पूछ लो। थैंक यू।